अब खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। पहली बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। रूस के नागरिकों के लिए पुतिन का नया फरमान सामने आया है। रूसी नागरिकों को सेना में सेवा देना अब जरूरी हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने नए कॉन्स्क्रिप्शन कानून पर हस्ताक्षर किया है। संशोधित भर्ती और लामबंदी कानून को पुतिन ने हरी झंडी दी है। योग्य नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक समन जारी किया जाएगा। पुतिन ने रूस के नागरिकों के लिए नया फरमान जारी किया है और रूसी नागरिकों के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सैन्य लामबंदी के लिए पुतिन ने रूसी नागरिकों की उम्र बढ़ाकर 21 से 30 साल कर दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्मी में भर्ती किया जा सके। रूसी नागरिकों के लिए सेना में सेवा देना जरूरी होगा। कम से कम 1 साल के लिए मिलिट्री सर्विस देनी होगी। 18 से 27 साल के युवकों के लिए मिलिट्री सर्विस जरूरी। ईमेल, फोन मैसेज के जरिए योग्य नागरिकों को संदेश मिलेंगे। समन जारी होने के बाद रूस छोड़कर नहीं जा सकेंगे कंटेंडर। समन जारी होने के 20 दिन के अंदर जवाब देना जरूरी होगा। समन का जवाब नहीं देने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। व्यापार, वाहन, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बड़ा सवाल यही है कि पुतिन ने आखिर कॉन्स्क्रिप्शन कानून क्यों लागू किया? क्या पश्चिम और अमेरिका से मिल रही चुनौती पर पुतिन कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या पुतिन इस युद्ध का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है? वॉर जोन में एक्शन में अमेरिकी Mi-17V5 हमले को अंजाम देता नजर आया। अटैक हेलीकॉप्टर। अमेरिका से यूक्रेन को मिला है Mi-17V5 हेलीकॉप्टर। रूस यूक्रेन जंग को 13 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और शहर दर शहर तबाही बरस रही है। कई फ्रंट पर यूक्रेन रूस युद्ध का पारा हावी हो रहा है। एक ऐसे ही फ्रंट का वीडियो सामने आया जिसमें यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर अंधाधुंध रॉकेट फायरिंग की है जिससे रूसी सैनिकों के पांव उखड़ गए हैं। यूक्रेन के इस हमले में रूसी ठिकाने पर भारी नुकसान की खबर है। हालांकि इतने दिनों तक जंग में टिके रहने के लिए यूक्रेन को पश्चिम से बड़ी मदद मिली है। वॉर फ्रंट की दूसरी तस्वीर में यूक्रेन अमेरिका से मिले हथियार के बल पर तबाही बरसा रहा है। अमेरिका के Mi-17V5 अटैक हेलीकॉप्टर वॉर जोन में तबाही मचा रहे हैं। अमेरिका से यूक्रेन को मिला है Mi-17V5 हेलीकॉप्टर अब जंग के मैदान में तबाही मचा रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार दिया है। यही वजह है कि ये जंग 1 साल से ऊपर खिंच गई है। यूरोप ने यूक्रेन को हर तरह से घातक हथियार और सैन्य मदद दी है। यही वजह है कि पुतिन गुस्सा हैं और पश्चिम की दखल की वजह से बार-बार एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं। इधर यूक्रेन की रूस को बड़ी धमकी भी सामने आई है। अपनी जमीन की आजादी के लिए कुछ भी करेंगे ये कहा गया है। किसी भी हथियार के इस्तेमाल की धमकी दे दी गई है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी अटैक का ऐलान कर दिया। यूक्रेन इस जंग में अपना सब कुछ खो चुका है। ज़ेलेंस्की का देश खंडहर बन चुका है। कई इलाकों पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। तो वहीं अब यूक्रेन ने जो धमकी दी है वो पुतिन के गुस्से को और भड़का सकती है। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि वो क्रीमिया को दोबारा हासिल करने के लिए हमला करेगा। क्रीमिया को हासिल करने के लिए यूक्रेन ने किसी भी तरह के हथियार के इस्तेमाल की धमकी दी है। हम किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे जो प्रतिबंधित नहीं है। हम अपने जमीन को खाली कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। क्रीमिया भी हमारे जमीन का हिस्सा है, उसे वापस लेकर रहेंगे। अब 3 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार क्रीमिया को छुड़ाने की बात कर क्या यूक्रेन युद्ध को भड़का रहा है? क्या पश्चिम से यूक्रेन को क्रीमिया पर अटैक की हरी झंडी मिल चुकी? मदद के बावजूद अपनी मुख्य भूमि को ही नहीं बचा पा रहा यूक्रेन क्रीमिया कैसे जीतेगा? कुल मिलाकर रूसी कब्जे से क्रीमिया को आजाद कराना ज़ेलेंस्की के लिए आसान नहीं होगा। रूसी कब्जे वाले क्रीमिया से भाग रहे हैं लोग। बड़ी खबर इस वक्त और यूक्रेनी हमले के डर से क्रीमिया छोड़ने की जल्दबाजी में हैं लोग। क्रीमिया के लोगों को यूक्रेन से बड़े हमले का डर सता रहा है और ज़ेलेंस्की बार-बार कह रहे हैं कि क्रीमिया को वापस लेने की हम लगातार कोशिशें करते रहेंगे। यूक्रेन के क्रीमिया प्लान का खुलासा होने के बाद अब क्रीमिया के लोग डर से क्रीमिया छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ के लोगों को डर है कि ज़ेलेंस्की की सेना यहाँ कभी भी हमला कर सकती है। ऐसे में लोग अपने घर को छोड़ रहे हैं और अपनी संपत्ति भी बेच रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच हजारों रशियन क्रीमिया से भाग रहे हैं। कीव की काउंटर अटैक के डर से अपनी संपत्ति क्रीमिया में छोड़कर जा रहे हैं। यूक्रेन के ब्लैक सी प्रशांत द्वीप पर हमले के डर की वजह से छोड़ रहे हैं क्रीमिया। ज़ेलेंस्की के सीनियर प्रतिनिधि दशेवा का नेशनल टीवी पर दावा, करीब 5 से 8 लाख रूसी नागरिक क्रीमिया में अवैध रूप से रह रहे हैं।
क्रीमिया रूस को जोड़ने वाली ब्रिज गेट से होकर जा रहे हैं लोग। जेलेंस्की क्रीमिया को वापस लेने का सार्वजनिक रूप से ऐलान कर चुके हैं। क्रीमिया को लेकर जेलेंस्की का ऐलान और उसकी प्रतिक्रिया में पुतिन की धमकी क्रीमिया में रहने वाले लोगों को परेशान कर रही है। क्रीमिया के लोगों को लगता है कि इन दोनों लोगों की जिद की वजह से क्रीमिया में कभी भी कोहराम मच सकता है, लिहाजा यहाँ के लोग क्रीमिया से भाग रहे हैं। बागपुत को लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस का बड़ा दावा सामने आया है। बागपुत पर रूस का लगभग कब्जा हो चुका है। बागपुत के कई इलाकों से यूक्रेनी सेना पीछे हटी है। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप का बागपुत में बड़ा अटैक। रूस यूक्रेन की जंग का थिएटर बागमुत बना हुआ है। बागमुत को लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन ने दावा किया है कि बागमुत पर रूस का लगभग कब्जा हो चुका है। ब्रिटेन ने कहा है कि बागमुत के कई इलाकों से यूक्रेनी सेना पीछे हट गई है। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप ने बागमुत में बड़ा अटैक किया है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, आइए आपको बताते हैं। रूसी सेना का बागमुत के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा हो गया है। जबरदस्त रूसी अटैक की वजह से यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा है। बागमुत के कई इलाकों से यूक्रेन ने अपनी सेना वापस बुला ली है। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप पहले से ज्यादा हमलावर हैं। पिछले 48 घंटों में रूस का फिर से कई जगहों पर कब्जा हुआ है। अब वैगनर ग्रुप सेंट्रल बागमुत को टारगेट कर रहा है। युद्ध शुरू होने के समय बागमुत में करीब 70,000 लोग थे। अब सिर्फ 3,000 लोग बचे हैं। सभी शहर छोड़कर जा चुके हैं। बागमुत के बाहरी इलाकों से जंग सिमटकर अब सड़कों, इमारतों और गलियों तक रह गई है। बागमुत की गलियों में रशियन T-90 टैंक घूम रहे हैं। इधर बागमुत से खबर है, जहां रूसी सेना के हमले और तेज हो गए हैं। बागमुत में एक साथ कई जगह पर अटैक हुए हैं। रूस और वैगनर ग्रुप अलग अलग कर रहे हैं हमला। बागपुत में रूसी सेना ने हमले और तेज कर दिए। बागपुत में रूस ने एक साथ कई जगहों पर अटैक किया। रूस और वैगनर ग्रुप अलग अलग हमले कर रहे हैं। बागपुत के चप्पे चप्पे पर तलाशी चल रही है। विध्वंसक जंग खत्म होने के बाद अब यहाँ गलियों और सड़कों पर लड़ाई हो रही है। यूक्रेन के सैनिक जहाँ तहाँ इमारतों में छिप गए हैं और लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। बागपुत जीतने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूरा जोर लगा दिया है। इसकी वजह है बागपुत को किसी कीमत पर जीतना चाहता है रूस। बागपुत पर कब्जा करना रूस के लिए जरूरी है। बागपुत में जिप्सम और नमक की कई खदानें हैं। बागपुत की खानों पर कब्जा चाहते हैं पुतिन। खनिजों के जरिए युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई होगी। खनिजों की कमाई से मारे गए लड़ाकों को पैसे दिए जाएंगे। रात के वक्त भी बागपुत में धमाके नहीं रुकते। इमारतों को गिराने के लिए रूस बड़े बमों का इस्तेमाल कर रहा है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने दावा किया है कि यूक्रेन के 38,000 सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन की सरकार आंकड़े छिपा रही है। वैगनर से जंग में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खबर ये भी सामने आई है कि रूस को नए हथियार बनाने में दिक्कत हो रही है। एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिक्कत के बावजूद काफी तेजी से प्रोडक्शन करने की कोशिशें भी जारी है। युद्ध में हथियार नष्ट होने से कमी हो सकती है, एक्सपर्ट्स का कहना है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के हथियारों की सप्लाई कम हो रही है और खासकर सटीक निशाना भेदने वाली आधुनिक मिसाइलों की कमी हो गई है। खास बात यह है कि इन कमी को पूरा करने के लिए रूस को नए हथियार बनाने में दिक्कत हो रही है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि रूस ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर यह भी साबित कर दिया है कि पुतिन के पास उपयुक्त हथियारों की कमी है। इतना ही नहीं, जंग के लंबा खिंचने की वजह से अब रूस के पास बेसिक हथियारों की कमी हो रही है और नए हथियार बनाने में रूस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक्सपर्ट की राय है कि इस दिक्कत के बावजूद पुतिन काफी तेजी से हथियारों का प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जंग के दौरान रूस को लेकर कई तरह का प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता रहा है। कई बार इस तरह की खबरें आई हैं कि रूस अब जंग में कमजोर पड़ रहा है, लेकिन पुतिन की सेना ने वक्त रहते पलटवार किया है। जानकार दावा कर रहे हैं कि पुतिन के पास हथियारों की कमी हो गई है और पुतिन अब एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं। इस वक्त बेलारूस रूस की तैयारी बहुत कुछ कह रही है, जो आने वाले दिनों में पश्चिम को परेशानी में डाल सकती है। यूक्रेन के आर्टेमोव्स्क में रूस का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। रूस ने अंडरग्राउंड हथियार डिपो को उड़ा दिया है। काफी दूर तक दिखा धमाके का धुआं। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिया है। यूक्रेन के सभी इलाकों पर रूस का प्रहार जारी है। यूक्रेन के आर्टेमोव्स्क में रूस ने बड़ा हमला कर दिया है। रूस ने हमला कर अंडरग्राउंड हथियार डिपो उड़ा दिया है। धमाके के बाद काफी दूर तक धुआं उठता देखा गया। रूसी हमले में आर्टेमोव्स्क में भारी तबाही मची है। आर्टेमोव्स्क में रूस अब भी भारी बमबारी कर रहा है। शहर में जगह जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं।
वैगनर ग्रुप ने ऑटोमोवस्क के पश्चिमी इलाकों में जबरदस्त हमला बोला है। वैगनर का कहना है कि यूक्रेनी सैनिक रिहायशी इलाकों में ऊंची इमारतों में छिपे हुए हैं। चुनौती अब भी है, दुश्मन चालाकी से हमला कर रहा है और सिविलियंस को बचाने का काम भी कर रहा है। ऑटोमोवस्क के नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से निकाला जा रहा है। वैगनर का कहना है कि उसे अंदेशा है कि जल्दी ऑटोमोवस्क में यूक्रेनी सैनिक पलटवार करेंगे, लेकिन वैगनर के लड़ाके तैयार हैं, यानी आने वाले दिनों में ऑटोमोवस्क में भी तबाही का दौर देखने को मिलेगा। रूस यूक्रेन को एक एक करके शहर से खदेड़ रहा है। अब बारी ऑटोमोवस्क की है। रूस ने बनाया नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की रेंज 36,000 किलोमीटर बताई जा रही है। जमीन से आसमान तक दुश्मनों पर ये सिस्टम कहर ढा सकता है। यूक्रेन जंग में पश्चिमी देशों के रवैये से खफा प्रेसिडेंट पुतिन हथियारों के गोदाम से एक से बढ़कर एक घातक वेपन निकाल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रूस ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम विकसित किया है जिसकी रेंज 36,000 किलोमीटर है। ये इतना खतरनाक सिस्टम है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को तबाह करने की ताकत रखता है। रूस ने नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार किया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पहले के मुकाबले बेहद खतरनाक है। 36,000 किलोमीटर दूर तक वॉरफेयर सिस्टम की रेंज है। जमीन, आसमान और समंदर में कहर बरपाने की ताकत है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्पेस क्राफ्ट को बेकार करने की क्षमता है। दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक हथियार को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। रूस इस हथियार से दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडार को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जाम कर सकता है या पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। आपको बता दें कि जियो स्टेशनरी कक्षा में कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं जिनको निशाना बनाने का मतलब है दुश्मन के कम्युनिकेशन व्यवस्था का ध्वस्त होना। बड़ी खबर इस वक्त, पुतिन को वैगनर चीफ येवगेनी की चौंकाने वाली सलाह। वैगनर चीफ ने शांति पहल और डिफेंसिव होने की सलाह दी है। वॉर के एक्टिव फेज को रोकना रूस के हित में होगा, ये येवगेनी ने कहा है। रूस को डिफेंसिव रुख लेना चाहिए। जंग के मैदान में खून की नदियां बहाने वाला संगठन अब अमन की भाषा बोलने लगा है। पुतिन को वैगनर चीफ येवगेनी ने चौंकाने वाली सलाह दी है और पुतिन से कहा है कि वो अब शांति की पहल करें और डिफेंसिव रुख अख्तियार कर लें। यानी कुछ दिन पहले तक बाखमुत पर जीत का परचम लहराने का दावा करने वाले वैगनर चीफ की ये बदली जुबान कई सवाल उठा रही है। सवाल ये कि वैगनर चीफ अचानक शांति की बात क्यों करने लगा? बाखमुत की लंबी जंग ने क्या वैगनर को तबाह कर दिया है? क्या रूसी सेना से सहयोग न मिलने से येवगेनी खफा है? वैगनर चीफ येवगेनी क्या यू टर्न लेने वाला है? क्या पुतिन वैगनर चीफ की शांति की सलाह पर अमल करेंगे? वैगनर चीफ ने ये भी कहा कि वॉर के एक्टिव फेज को रोकना रूस के हित में होगा। वैगनर चीफ ने इसके पीछे क्या क्या दलीलें दी हैं ये भी साफ नहीं है, लेकिन वैगनर का अचानक इस तरह का रुख अख्तियार करना हैरान करता है, क्योंकि कुछ दिन पहले वैगनर ने ऐलान किया था कि उसने बाखमुत के सेंटर पर कब्जा कर लिया है और रूस बहुत जल्द यहाँ कब्जा करने वाला है। लेकिन यूक्रेन ने यहाँ भी बाजी पलट दी और वैगनर चीफ की भाषा बदली सी नजर आ रही है। इधर यूक्रेन से जंग के बीच हाई अलर्ट पर है रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट। पश्चिमी देशों से तनाव को देखते हुए हाई अलर्ट पर है फ्लीट। पैसिफिक फ्लीट जल्द शुरू करेगी बड़ी वॉर ड्रिल। कई मिसाइलों का जल्द परीक्षण करेगा रूस। युद्धाभ्यास के मकसद से रूसी सेना की क्षमता को परखना माना जा रहा है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूसी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। पश्चिमी देशों से तनाव को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। पैसिफिक फ्लीट जल्द बड़ी वॉर ड्रिल शुरू करेगी। रूस कई मिसाइलों का जल्द परीक्षण करेगा। एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका की मौजूदगी से रूस परेशान है। कुछ दिन पहले अमेरिका साउथ कोरिया ने एयर वॉर ड्रिल की थी। इस वॉर ड्रिल पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका को जवाब देने के लिए अब रूस युद्धाभ्यास करने जा रहा है। रूस ने एकाएक पैसिफिक फ्लीट को हाई अलर्ट किया है। होने वाली वॉर ड्रिल को लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया है। वॉर ड्रिल के तहत कई मिसाइलों का टेस्ट करेगा रूस। युद्धाभ्यास में परमाणु लैस रणनीतिक बम वर्षक शामिल होंगे। पैसिफिक फ्लीट की वॉर ड्रिल में कई युद्धक टैंक भी शामिल होंगे। सवाल है कि रूस एकाएक वॉर ड्रिल क्यों करने जा रहा है? दरअसल सेना को हर वक्त वॉर के लिए अलर्ट रखना चाहता है रूस। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी कहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन में तनाव को देखते हुए वॉर ड्रिल की जाएगी। बेलारूस की वॉर में सीधी एंट्री के आसार बढ़ गए हैं। बेलारूस के सैनिकों को दी गई है सुखोई 25 की ट्रेनिंग। सैनिकों को एटमी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा ऐलान इसके बारे में किया है। अब बेलारूस के वॉर में सीधे एंट्री के आसार बन रहे हैं। खबर है कि बेलारूस के सैनिकों को Su-25 की ट्रेनिंग दी गई है।
जिसमें एटमी हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई है। खुद रूस के रक्षा मंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया है। खबर है कि बेलारूस के फाइटर जेट्स के पायलट को रूस में कल ही ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बाद कहा गया है ये पायलट एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार है। बेलारूस के सैनिकों को रियल वॉर के हालात में ट्रेनिंग दी गई है। रूस ने हाल ही में बेलारूस में अपने एटमी हथियारों की तैनाती की। रूस की ओर से ये तैनाती बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के पास भी की गई है। बड़ा सवाल, क्या वॉर में अब बेलारूस की सीधे एंट्री होने वाली है? बेलारूस जंग के पहले दिन से ही रूस के साथ है। पुतिन इसके लिए बेलारूस के एयरबेस का इस्तेमाल कर चुके हैं। बेलारूस में रूस की आर्मी भी उतर चुकी है। खुद लुकाशेंको खुलेआम रूस का साथ दे रहे हैं। कुछ दिन पहले इस बात की चर्चा भी हो रही है कि रूस बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर तबाही बरसा सकता है। अब एटमी हथियारों की ट्रेनिंग देकर रूस ने फिर बड़ा संदेश दिया है। इमानुएल मैक्रो की सलाह पर बिफर गए पोलैंड के प्रधानमंत्री। पोलैंड के पीएम ने चीन को अत्याचारी कहा। अत्याचारियों से रिश्ते न रखने की सलाह भी दे दी। मैक्रो ने यूएस से अलग यूरोपियन यूनियन की नीति बनाने की बात कही थी। मैक्रो ने चीन से रिश्ते सुधारने के संकेत भी दिए थे। रूस यूक्रेन वॉर के 14 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस बीच यूरोपीय देशों में मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं। खासतौर से चीन का एंगल कुछ यूरोपीय देशों को परेशान कर रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री मैट्यूज मोराविकी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से खासे नाराज हैं। मैक्रो ने यूरोपियन यूनियन को अमेरिका से स्वायत्त नीति बनाने की सलाह दी थी, जिसे पोलैंड के पीएम मोराविकी ने खारिज कर दिया। मैक्रो ने चीन से रिश्ते सुधारने के संकेत दिए थे। मोराविकी ने इस पर क्या कहा, ये जानते हैं। यूएस से ईयू की अलग नीति का मैक्रो का आइडिया बेकार है। मैक्रो का आइडिया हमें चीन पर निर्भर बना देने वाला है। यूरोपीय स्वायत्तता की बात सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन इसका मतलब यही होगा कि यूएस से दूरी बना लेना। इसके बाद हम सीधे सीधे चीन पर निर्भर होते चले जाएंगे। लोकतांत्रिक देश अत्याचारियों से रिश्ते रखने से बचे। मैक्रो के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि अमेरिका उनका इस्तेमाल कर रहा है? क्या अमेरिका की कीमत पर पूरा यूरोप चीन से रिश्ते बिगाड़ लेगा? इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। धमाके में बाल बाल बचे हैं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। प्रधानमंत्री किशिदा की स्पीच के दौरान धमाका हुआ है। किशिदा को जैसे तैसे लेकर जाते दिखे हैं सुरक्षा कर्मी। मौके पर सुनी गई धमाके की जोरदार आवाज। जापान के वाकायामा में पीएम के कार्यक्रम में ब्लास्ट की खबर है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हुए हमले के 9 महीने बाद जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर जानलेवा हमला किया गया। किशिदा एक चुनाव अभियान के दौरान वाकायामा में थे। जब उन पर पाइप बम से हमला किया गया तो मौके पर जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग हमले का वीडियो भी बनाते नजर आए। दरअसल जापान के वाकायामा में पीएम किशिदा का कार्यक्रम था। जापान के पीएम इंस्पेक्शन के बाद स्पीच के लिए पहुंचे। स्पीच शुरू होते ही किसी ने बम से हमला कर दिया। बम पीएम किशिदा को टारगेट करके ही फेंका गया। स्मोक बम या पाइप बम के इस्तेमाल की आशंका है। हमले में पीएम फूमियो किशिदा बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने किशिदा को अपने घेरे में ले लिया और उन्हें दूसरी जगह लेकर चले गए। पुलिस ने बताया कि किशिदा को किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। फूमियो किशिदा पर बिल्कुल शिंजो आबे की तर्ज पर ही अटैक हुआ, यह खबर भी सामने आई। दोनों पर एक अकेले शख्स ने ही हमला किया। शिंजो और किशिदा दोनों पर चुनाव प्रचार के दौरान ही अटैक हुआ। जापान अगले महीने हिरोशिमा में G7 की मेजबानी करने वाला है। ऐसे समय में जापान के पीएम पर जानलेवा हमला कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ठीक इसी तर्ज पर जापान के पूर्व पीएम पर भी हमला बोला गया था, जिसमें उनकी जान चली गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पिछली घटना से सबक क्यों नहीं लिया गया। अगर शिंजो आबे पर हुए हमले को बारीकी से देखा जाए तो इसमें कई बातें एक जैसी नजर आएंगी। शिंजो और किशिदा पर अकेले एक ही शख्स ने हमला किया था। दोनों पर चुनाव प्रचार के दौरान ही हमला हुआ। किशिदा पर बम से हमला किया गया। शिंजो आबे को गोली मारी गई थी। किशिदा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। शिंजो आबे भी चुनाव प्रचार ही कर रहे थे। किशिदा पर वाकायामा में अटैक हुआ। आबे पर वाकायामा के पास ही नारा में अटैक हुआ था। किशिदा पर हमला करने वाला अकेला था। शिंजो आबे पर हमला करने वाला भी अकेला था। किशिदा का हमलावर मौके पर ही पकड़ा गया। आबे का हमलावर भी मौके पर ही पकड़ा गया था। जुलाई 2022 में एक कार्यक्रम के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है। मोतिहारी में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जहरीली शराब से अब तक 22 लोगों की जान चली गई है। 7 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। तस्वीरें सामने आ गई है, अफरा तफरी का माहौल। यहाँ पर ये घटना सामने आई है। अस्पताल के आसपास लोग अपनों की खैरख्वाह जानने के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार के मोतिहारी से खबर है, जहां जहरीली शराब का कहर है। बिहार जहां पर शराब बंदी है, वहां पर ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह से जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। रुपेश इस वक्त मोतिहारी से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, फिलहाल बताइए अभी कितने लोगों की जान गई है और प्रशासन इस घटना पर क्या कह रहा है? देखिए, 22 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 22 के नाम भी सामने आ चुके हैं। और बड़ी विचित्र स्थिति है, मोतिहारी के 3 प्रखंड के हर तीसरे पंचायत के हर दूसरे गांव में यही चीख और पुकार और ये चित्कार। जिस आंगन में जाइएगा, हर पंचायत के चौथे गांव में इस तरह से हर दूसरे घर में ये आलम है। कहीं अभी देखिए, इस घर से अभी अर्थी उठी है। इस घर से डोली उठनी थी। 10 रोज बाद इस घर से जिसके बहन की डोली उठनी थी, आज उसकी अर्थी उठी है। और हर महिला यहाँ पर देखिए, कौन किसको ढांढस बंधाए, कोई इधर बेहोश हो रहा है, कोई उधर। ये जो आलम है, सरकार विधानसभा में जो आंकड़े पेश कर रही है कि बिहार में खुशहाली है, शराबबंदी के बाद से महिलाएं ज़्यादा साड़ी खरीद रही हैं, बच्चों को दूध मिल रहा है, बच्चों को किताबें मिल रही हैं। लेकिन अगर इसे खुशहाली कहते हैं, सरकार की नज़र में और सरकार की किताबों में, पन्नों पर जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है, अगर उस पन्नों में इसे खुशहाली कहते हैं तो हाँ, बिहार में शराबबंदी के बाद खुशहाली है। लेकिन ज़मीन पे, ग्राउंड जीरो पे जो TV9 भारतवर्ष ये जो तस्वीर दिखला रही है, ठीक है, शराब लोगों ने पी है, ये उनकी गलती है। लेकिन शराब मिलती कैसे है? गांव दर गांव, जिला दर जिला, हर महीने यही कहानी। जिले का नाम बदल जाता है, गांव के नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन ये जो कहानी है, ये जो चीख पुकार चित्कार, सवाल मेरा ये है रुपेश, ये बताइए कि इन तस्वीरों को कैसे इग्नोर करेंगे नीतीश कुमार? हर बार जब उनसे सवाल पूछा जाता है ऐसी किसी भी घटना पर जो बिहार में होती है, तो वो कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, पहले वो जानकारी हासिल करेंगे और फिर जवाब देंगे। अब ये जो इतना बड़ा हादसा पेश आया है, क्या उसकी भी जानकारी उन्हें नहीं है? प्रतिमा देखिए, इग्नोर किया जाता है और इग्नोर ही नहीं किया जाता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सरकार जिस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी का खेल खेलती है, चाहे ये मोतिहारी में अब हो या इसके पहले मशरक में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने और TV9 भारतवर्ष ने एक एक घर में ये दिखलाया किस तरह से प्रशासन ने दबाव बना करके हर घर में शव की अंत्येष्टि रात के अंधेरे में कर दी। आज भी यही कहानी है। 22 घरों में ये मातमी सन्नाटा आंगन में पसरा है और दरवाजे पर ये चीख पुकार मची है। लेकिन सरकार के आंकड़े सिर्फ 4 और 6 गिनने में हैं, क्योंकि इनके शव जला दिए गए हैं। जिनके शव आनंद फानन में जला दिए गए हैं, वो सरकारी आंकड़े में भी दर्ज नहीं है। लेकिन क्या ये चीख पुकार भी आंकड़ा नहीं बन पाएगा? क्या वो लड़की जो बार बार बेहोश हो रही है, 10 दिन बाद जिसकी शादी है, घर में शादी, जिस घर में सहनाइयां बजनी थी, जहां से डोली उठनी थी, वहां से अर्थी उठी है, क्या सरकार के आंकड़ों की ये मोहताज है? क्या ये दृश्य? और हम यहाँ पर कैमरा लेकर सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं कि सरकार जो बिहार विधानसभा में जो खुशनुमा तस्वीर पेश करती है, जिन मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में खुशहाली आ गई है, बच्चों को दूध ज्यादा मिलने लगी है, जिन घरों में शराब खरीदी जाती है वहां किताबें खरीदी जा रही हैं, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। साल दिसंबर महीना में भी छपरा में ये घटना हुई थी, इसी तरह की घटना हुई थी। लगभग 77 यानी कि 80 के आसपास लोगों की जान चली गई थी। तब कहा गया था जब नीतीश कुमार से इस बारे में कि आप क्या कहिएगा, तो उन्होंने कहा था जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब प्रशासन ने लोगों को इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए मरने के लिए ही छोड़ दिया गया है। प्रशासन का ढीला ढाला रवैया ही इस घटना के लिए क्या जिम्मेदार नहीं है? सरकार से ये सवाल उस वक्त भी मेरा था कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो बेचेगा वो क्यों नहीं मरेगा? कितनों को सजा हुई है। जमानत देने में सरकार और सरकार के जो तंत्र हैं, जो न्यायालयों के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कह रहा है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। सरकार ने फैसला ले लिया, लेकिन उसके बाद से सरकार के पास ये तंत्र ही नहीं है कि बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू किया जाए। सरकार जरूर हंसते हुए चेहरों के साथ कहती है कि हम मुआवजा
नहीं देंगे, लेकिन ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं 2016 से जिन घरों में मौत हो रही है उनकी तस्वीर कुछ इसी तरीके से है। इसी तबके के लोग शराब, जो लोकल मेड शराब है, वो शराब पीते हैं, माफिया मस्त हैं, और ये सबको पता है। मजाक में, हास्य व्यंग में भले ही कहा जाता है कि बिहार में शराब भगवान है, वो दिखती कहीं नहीं है लेकिन मिलती सब जगह है। लेकिन यहाँ दिखती भी है, मिलती भी है। लोग शराब पीते हैं, मौतें होती हैं, और मैंने पहले भी कहा कि जिले का नाम सिर्फ बदल जा रहा है। हर दूसरे महीने में यही कहानी है, और किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा चाक करने के लिए ये जो चित्कार है, ये जो महिलाएं, कोई इधर बेहोश हो रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कौन किसको संभाले, कौन किसको ढांढस बधाए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इस घर ने देखिए किस तरह से महिलाएं भाग रही हैं। अब मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, गला फफक जाए। ठीक है, इसके घर के एक सदस्य ने गलती की होगी, लेकिन उस गलती की सजा हर दूसरे महीने बिहार, ये गलती की सजा, एक शराबबंदी, ये शराबबंदी की सजा मैं इसे कहूंगा, ये सजा से कम नहीं है। सजा इसलिए क्योंकि अगर एक बार हो तो बात कुछ और थी, लेकिन हर दूसरे महीने बिहार के गांव में ये स्थिति, जहां देख करके शब्द में बयां कर पाना, जहां शायद शब्द चूकने लगते हैं। मैं इन जो दृश्य आप प्रतिमा देख रही हैं, इन दृश्यों को मैं कैसे बयां करूं, क्या कहूं, ये कौन है, ये कौन महिला है भी नहीं जा सकता। रुपेश, मैं समझ सकती हूँ ये काम बेहद मुश्किल है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये तस्वीर, ये रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक पहुंचाई और सरकार से ये तमाम गंभीर सवाल पूछे कि ये तस्वीरें, ये खबर उस राज्य से सामने आ रही है जहां पर शराबबंदी लागू कर अपनी पीठ थपथपाई जा रही थी। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका। बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। पुलिस के बाद अब ATS पूछताछ पे भी अतीक और अशरफ सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। दोनों के चेहरे पर असद की मौत का सदमा साफ नजर आया। लोग दोनों ATS के सवालों से बचते नजर आए। एक तरफ बेटे की मौत से अतीक सदमे में है, तो दूसरी तरफ उससे पूछताछ में तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं। अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद STF और प्रयागराज पुलिस के बाद ATS ने भी अतीक से पूछताछ की। पाकिस्तान से हथियार खरीदने और ISI कनेक्शन पर ATS ने अतीक और अशरफ से कई सवाल किए, लेकिन असद की मौत पर गमजदा अतीक और अशरफ ATS के सवालों से बचते नजर आए। अतीक ने कहा, अगर आपका बेटा या भतीजा मर गया होता तो आप पर क्या बीतती? आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। वहीं अशरफ ने ATS से कहा, रमजान में हम रोजे से हैं, जो भी कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं, हमारा हथियार से क्या लेना देना, हम नहीं जानते कौन क्या कर रहा है, पाकिस्तान से हथियार को लेकर हमें कुछ नहीं मालूम। 19 साल के बेटे की मौत से अतीक को धक्का लगा है। इससे भी ज्यादा दुख की बात तो यह है कि असद को दफनाने जाने से पहले उसे आखिरी बार बेटे को देखने का मौका तक नहीं मिल पाया। खबर आई थी कि पूछताछ के दौरान अतीक ने ISI और लश्कर तैयबा से कनेक्शन की बात मानी थी। अतीक के बेटे असद को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि असद को गल्फ कंट्री में भगाने की तैयारी की जा रही थी। अतीक को इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि उमेश हत्याकांड में शामिल उसका बेटा असद इस तरह पुलिस एनकाउंटर में मारा जाएगा। अतीक के क्रिमिनल बैकग्राउंड की कीमत एक बार फिर असद को चुकानी पड़ी। खबर है कि पिता अतीक का क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से असद का पासपोर्ट नहीं बन पाया था, जिसकी वजह से उसे विदेश भगाया नहीं जा सका। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने गुलाम को असद का साथ नहीं छोड़ने को कहा था। शाइस्ता ने गुलाम से कहा था कि असद मासूम बच्चा है, उसके साथ रहकर उसको बाहर निकालो। असद को पुलिस से बचाने के लिए शाइस्ता ने उसे गल्फ कंट्री भगाने के लिए कहा था, लेकिन पासपोर्ट न होने की वजह से असद को विदेश भगाया नहीं जा सका। नेपाल में STF की टीम पहले से मौजूद होने के चलते असद नेपाल भी नहीं जा सकता था। दूसरे प्रदेश में अपने लोगों से अतीक अपने शूटर्स को पैसा पहुंचाने के लिए कहता रहा। कुल मिलाकर अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और भाई अशरफ ने पुलिस को चकमा देकर लगातार असद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में असद और गुलाम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। अब असद की मौत से अतीक का पूरा परिवार सदमे में है। प्रयागराज में आज बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच असद को दफना दिया गया। अंतिम संस्कार में असद के नाना और फूफा मौजूद रहे। बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आज अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। असद को दफनाए जाने के दौरान उसके नाना फूफा समेत परिवार के 20 से 25 लोग ही मौजूद रहे। सुरक्षा कारणों से असद की डेड बॉडी को उसके घर न ले जाकर सीधे कब्रिस्तान ले जाया गया। अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे।
अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरे इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी की कई कंपनियां मौके पर तैनात रहीं। सुरक्षा बलों को पुराने शहर में संवेदनशील जगहों पर तैनात किया गया था। खबरें आ रही थी कि बेटे को आखिरी बार देखने के लिए मां शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि असद के अंतिम संस्कार के दौरान उसके नाना और फूफा के साथ साथ परिवार के 20 से 25 लोग मौजूद रहे। किसी को भी अंतिम संस्कार में जाने से रोका नहीं गया। कहा जा रहा है कि असद को उसके दादा की कब्र के पास दफनाया गया। अतीक अहमद के बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। उसने कहा कि मैं आखिरी बार बेटे को देख नहीं पाया। बेटे की मौत से अतीक अहमद गमगीन है। वो आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहता था, लेकिन कानूनी दांवपेच के चलते ऐसा नहीं हो सका। इस वक्त अतीक अहमद और उसका भाई 4 दिन के पुलिस रिमांड में हैं। एक बार फिर जब दोनों भाइयों से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई तो अतीक ने किसी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। पूछताछ शुरू होते ही अतीक ने टेबल पर अपना सर रख दिया और कहा, मुझे अपने सबसे प्यारे बेटे के जनाजे तक में तुम लोगों ने जाने नहीं दिया। मैं आखिरी वक्त में भी उसे नहीं देख पाया। इससे बुरा और क्या हो सकता है। कल ही तो आप लोगों ने इतनी पूछताछ की थी। आज मुझे तन्हा रहने दो। इसके बाद हर सवाल के जवाब में अतीक खामोश रहा और बार बार कहता रहा कि उसे कुछ नहीं मालूम। क्या बोलिए आप क्या बेटा कसूरवार था? आप पिता और चुप्पी साधे हुए अतीक के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। बेटे की मौत पर पूछे गए हर सवाल पर अभी तक अतीक चुप ही रहा। लेकिन अतीक के भाई अशरफ ने असद की मौत पर यह कहा कि असद अल्लाह की देन था और अल्लाह ने उसे ले लिया। बोलिए, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। अतीक की नामी बेगम शाइस्ता परवीन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शाइस्ता परवीन के साथ मंच पर असद भी दिखाई दे रहा है। राजनीतिक मंच पर विक्टिम कार्ड खेलते हुए शाइस्ता परवीन को आप देख सकते हैं। देश में माफिया अतीक अहमद के गुनाहों की कहानियों की चर्चा चारों ओर है। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम में फरार चल रही अतीक अहमद की नामी बेगम शाइस्ता परवीन तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। इस बीच अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये पुराना वीडियो दिसंबर 2021 का बताया जा रहा है, जो कानपुर में तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के साथ राजनीतिक मंच से विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। जरा आप भी सुनिए। झूठा केस लगाकर वो सिर्फ उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सिर्फ अपने अब्बा से मिलने गया था और उसको एक केस में फंसा दिया गया। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में अंसारी भाइयों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर लगे गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट 29 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे गैंगस्टर एक्ट मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और भाई अफजाल अंसारी पर अब 29 अप्रैल को फैसला आएगा। कोर्ट ने फैसले के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। इस मौके पर बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा के हत्या के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। कृष्णानंद राय हत्या के मामले में अफजाल अंसारी गवाहों के मुकर जाने के कारण बरी हो चुके हैं, जबकि कृष्णानंद राय और नंदकिशोर रुंगटा दोनों हत्याकांड में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बरी हो चुका है। गाजीपुर के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होने अफजाल अंसारी को संसद से अयोग्य करार दिया जा सकता है। गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम 10 साल सजा है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से बहस और गवाहों की सुनवाई 1 अप्रैल को पूरी हो चुकी है। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी नेता अमित शाह ने बूथ अध्यक्षों के चुनाव में जीत का मंत्र दिया। इस मौके पर शाह ने कांग्रेस के साथ साथ पार्टी नेताओं पर भी निशाना साधा। भरतपुर के कॉलेज ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन में पार्टी के 4700 बूथों के 20,000 कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
गहलोत सरकार राजस्थान में आजादी के बाद आई हुई भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकारों में से एक सरकार एक गहलोत सरकार है और इसके साथ साथ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर राजस्थान के अंदर हिंसा का नंगा तांडव करने का इनको अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा करने के बावजूद हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का पूर्वोत्तर से सफाया हो गया। भारत माता की जय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की भर्ती परीक्षा को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 13 और भाषाओं में कराने की मंजूरी दे दी है। किन किन भाषाओं में अब परीक्षा होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय सशस्त्र बलों के स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित देने के लिए गृह मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बलों में कांस्टेबल पद के लिए हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी दे दी। अब कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी के अलावा असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिशा, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में होगा, जिससे क्षेत्रीय भाषा जानने वाले युवाओं के चयन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा देने का फैसला अगले साल 1 जनवरी को लागू होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हम क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग और विकास के प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसी क्रम में ये अहम फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने भी गृह मंत्रालय के फैसले की तारीफ करते हुए लिखा है कि ये फैसला युवाओं की आकांक्षाओं को पंख देगा। हमारी कोशिश है कि भाषा किसी भी सपने को पूरा करने में बाधा न बने। कांस्टेबल परीक्षा कर्मचारी चयन आयोजन की तरफ से आयोजित प्रमुख परीक्षाओं में से एक है, जिसमें देश भर के लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं।